जी अस्सलाम वालेकुम तालिबात, कैसी हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छी होंगी। तो आइए मैं आपको ICH का जो हमारा सवाल नामे का पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में बताऊंगी। देखिए सवाल नामे का पैटर्न मैंने उर्दू में भी आपको बताया था कि चेंज हो गया है, और ये ICH के जो बच्चा एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अब जो हमारा सवालनामा शुरू हो रहा है वो इंतखाबी सवालात से शुरू हो रहा है। एक तरह से इंतखाबी सवालात भी मारूजी सवालात की तरह ही हैं। आपको एक आंसर का जवाब देना है चुनकर, ठीक है, इंतखाब करना है, आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा सही है। यानी मारूजी सवालात की तरह ही ये आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। पूरा पैटर्न इस पेपर का चेंज है, बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आप ये देख लीजिएगा, ये देखिए यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सवालनामा कुल 50 सवालात पर मुश्तमिल है। सबसे अहम बात यह है कि आपको ये देखना है कि सवाल कितने हैं। 50 सवालात। आप 50 सवालात गिनने ना बैठ जाइए। आपको ये करना है, जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है आप सिर्फ उसके जो पेजेस हैं वो गिनिए, 1 2 3 4 5 6। अगर पेजेस सही होंगे तो सवाल भी उसमें पूरे होंगे नेचुरली। अगर मान लीजिए 6 के बाद 7 पेज गायब है और 8 पेज आ जाता है तो सवाल भी जाहिर है कोई और सा हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है बच्चों, आप सबसे पहले उसमें पेजेस गिनिए, और पेजेस गिनकर आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपके पास सवालनामा पूरा है। क्योंकि देखिए 50 सवालात बहुत कोई छोटे से पेपर में नहीं आ जाते। पेपर बहुत ही आसान है। जो आपका ये नया पैटर्न शुरू कर दिया है बहुत ही आसान शुरू किया है। आपको बहुत ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल, जिनका आंसर देना होता है। जरा सा दिमाग लड़ाएंगी तो आप आराम से इनको कर लेंगी। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपका सवालनामा 50 सवालात पर मुश्तमिल है। ये देखकर अच्छी तरीके से अब आप सवाल पर आ जाइए। एक और बात जो सबसे अहम है वो ये कि सवाल उतारने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। आपके हाथ में आंसर शीट है, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है, जवाब लिखिए। जैसे आप पहला सवाल कर रही हैं, पहला सवाल यानी आप लिखेंगी जवाब 1, जवाब 1। और कौन, अब इसमें से देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है जो मुख्तलिफ सकाफतों की खुसूसियत नहीं है, बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तहजीबें क्या होती हैं, सकाफत क्या होती है। तहजीब और सकाफत वो होती है जो सीखी भी जाती है, हासिल भी की जाती है। तहजीब और सकाफत जमा होती हैं। हमारे आबा अजदाद से विरसे में जो तहजीब और सकाफत चली आ रही है हम उसे जमा करते हैं। सकाफतें जामिद होती हैं, ये गलत है। अगर सकाफतें जामिद होती तो आज आप और हमने ये नहीं सीखा होता कि हमारे बड़े क्या करते हैं, हमारे बड़े किस तरीके से सलाम करते हैं, बड़े किस तरीके से जवाब देते हैं। अदब, आदाब, तहजीब, सकाफत, हमारी पुरानी तहजीब, हमारे घरों में क्या होता है, ये सब हम नहीं सीखते अगर तहजीबें जामिद होती। इसलिए आपका जवाब जो है वो 1 का सी यानी सकाफत की खुसूसियत ये नहीं है, सकाफतें जामिद नहीं होती हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा सवाल आ जाता है। इत्तेफाक से देखिए यहाँ पर इन्होंने नंबर नहीं डाला, बट ये दूसरा सवाल है। तर्ज अमल का नजरियाती नमूना अफराद की मदद करता है। तर्ज अमल का क्या, कौन सा नमूना बताइए। तर्ज अमल का नजरियाती नमूना अफराद की मदद करता है, फायदा, समाजी कबूलियत करता है, सियासी पहचान बनाता है, इक्तिसादी फवाइद होते हैं, मजहबी मकासिद होते हैं। ये आपका, इनमें से आपको 1 का जवाब देना है। अब तर्ज अमल जो भी हम काम करते हैं, अच्छा ज़ैल में दिए गए सवालात में से किसी एक का जवाब दे कि तर्ज अमल का नजरियाती नमूना अफराद की मदद करता है, समाजी कबूलियत। तर्ज अमल जो भी आप
तर्ज अमल अपनाते हैं उनमें समाजी कबूलियत नहीं होती है, सियासी पहचान होती है। इसका आपको होगा ए। ठीक है, अब आते हैं हम सवाल नंबर 2 पे। झैल में दिए गए सवालात में से किसी एक का जवाब दीजिए। ठीक है, किसी एक का जवाब देना है। सूफी मजहबी तौर पर आजाद ख्याल थे और रूहानियत की तबलीग करते थे। अब बताइए, सूफी मजहबी तौर पर आजाद ख्याल थे और रूहानियत की तबलीग करते थे। अब इसमें क्या क्या दिया इन्होंने? मौसीकी, मुसव्विरी, शायरी, रक्स। बताइए, मौसीकी, सूफी मजहब काहे पर बेस था? ज्यादातर सूफी ख्यालात पर मुनहसिर था, तो मेरे ख्याल में इसका जवाब जो है वो शायरी होना चाहिए। इसका जवाब होना चाहिए ए का सी होना चाहिए। तो ये सूफी लोग जो थे वो शायरी के जरिए अपने मजहब की तबलीग करते थे। ये आपको भी मालूम है कि सूफी शायरी आज भी सुनी जाती है। तो हम इसका जवाब देंगे सी। जवाब 2 का सी पार्ट। अब आप आ जाइए ये सवाल। वो अफगान हुक्मरान जो सिरके आजम या ग्रैंड ट्रंक रोड की तामीर के लिए जाना जाता है, क्या है? सड़क आजम, बड़ी ग्रैंड ट्रंक रोड बहुत मशहूर सड़क है, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो वो कौन सा अफगान हुक्मरान था जो ग्रैंड ट्रंक, आप सबको मालूम है कि शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था। तो तीसरे का जवाब होगा ए। शेरशाह सूरी। मुगल बादशाह अकबर का सेकुलर लिबरल नुक्ता नजर मंदरजा झैल में झलकता है। उसने नस्ली और मजहबी तासुबात की हौसला शिकनी करके हमांगी को फरोग दिया। उसने दीन इलाही के नाम से एक अकीदा शुरू किया। उसने हिंदुओं और राजपूतों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तेवार किए, तमाम ऊपर लिखे हुए ये। तो अब आप बताइए कि कोई मुगल बादशाह अकबर का सेकुलर लिबरल नुक्ता नजर किस में झलकता है? कोई बच्चा बता सकेगा किस में झलकता है? उसने दीन इलाही के नाम से एक अकीदा शुरू किया। ठीक है जी, तमाम। हाँ, उसने दीन इलाही भी शुरू किया, मजहबी हमांगी को भी फरोग दिया। हिंदू और राजपूत तो उसकी वाइफ थी मलका जोधा, तो उसने उनके साथ भी ताल्लुकात इस्तवार किए। तो ये हमारा आ जाएगा तमाम, डी मंदरजा बाला तमाम। क्योंकि आपको पता है अकबर एक सेकुलर बादशाह था और उसने तमाम मजहबी तासुब को एक तरफ रखा, राजपूतों को फरोग दिया, अपनी खुद शादी राजपूतों से की और एक मजहब दीन इलाही चलाया। अब आ जाइए तीसरे का डी पार्ट। तीसरे का डी है ना, तीसरा है ना। अब ये इसका नहीं, मतलब ये जो है तीसरे का दूसरा हिस्सा। पेट्रिया दौरा या रंगीन पत्थर की जुड़ना संगे मरमर काम किस? पेट्राडोरा और कलर्ड स्टोन किसके जमाने में? पेट्राडोरा और कलर स्टोन किसके जमाने में शुरू किए गए? किसके जमाने में शुरू किए गए बताइए? रंगीन पत्थर कौन जड़ता था भाई? शाहजहां ने इतनी इमारतें बनवाई हैं, तो जितना भी नक्काशी का काम, ठीक है, जितने भी पत्थर का काम हुआ वो शाहजहां के दौर में हुआ। अब और आ जाइए नीचे। हाँ, मंदरजा झैल में दिए गए सवालात में से किसी भी 3 के जवाब दें। भक्ति तहरीक लोगों में इसलिए मकबूल हुई क्यों मकबूल हुई भक्ति तहरीक? क्योंकि वो मकामी जबान में तालीम देते थे, उन्होंने मजहब में सख्ती पर हमला किया, उन्होंने जात पात के निज़ाम को नज़रअंदाज किया, उन्होंने मसावात और भाईचारे के नज़रियात का खैर मकदम किया। भक्ति तहरीक क्योंकि उन्होंने मसावात और भाईचारे के नज़रियात का खैर मकदम किया। ठीक है,
क्योंकि भक्ति तहरीक इसीलिए लोगों में मकबूल हुई थी क्योंकि भक्ति तहरीक के जो लीडरान थे वो सबको बराबर समझते थे। भक्ति तहरीक के लोग जो थे उन्होंने मसावात और भाईचारे को फरोग दिया। सही जवाब का इंतखाब कीजिए, ए, बी और सी और डी पता नहीं किस तरह है। खैर, शहंशाह के लिए राया के दरमियान ताजीम पैदा करने के लिए मुगलों ने रिवाज शुरू किया। झारूका दर्शन है ये, झरोका दर्शन, सजदा, सुल्तान के अलकाबात का इस्तेमाल, खुद को दीन पनाह, ताजीम पैदा करने के लिए उन्होंने झरोका दर्शन शुरू किया। ये होना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि सजदा नाउजुबिल्ला वो नहीं करवा सकते थे जो खुदा को है, जाहिर है वो खुद बड़े सोम सलात के पाबंद थे। इसके अलावा सुल्तान के अलकाबात का कोई इस्तेमाल ऐसा नहीं होता था। खुद को दीन पनाह कहते थे वो लेकिन उन्होंने वो दीन दूसरी तरीके से फैलाया, इसलिए झरोका दर्शन इसका सही जवाब होगा, ए। मराठी भक्ति शायरी में कौन शिवाजी का गुरु भी होता है? मराठी भक्ति शायरी में रामदास। क्योंकि मराठी भक्ति शायरी शिवाजी का जो गुरु थे वो रामदास थे, बी। किन वजूहात की वजह से कश्मीरी जबान में अच्छे अदब की कमी थी? किस वजह से? क्योंकि कश्मीर में गुर्बत थी, माशी पसमानदगी थी, संस्कृत की मकबूलियत थी, अच्छे कश्मीरी शायरों की अदब मौजूदगी, अंग्रेजी अदब की मौजूदगी। इनमें से कोई नहीं है अच्छे। मेरे ख्याल में तो ए भी सही है इसका और सी भी ठीक है। तो ज्यादा परफेक्ट आंसर कौन सा है? मेरे ख्याल में गुर्बत और माशी, शायद सर ठीक है, गुर्बत और माशी पसमानदगी। राजस्थान किस चीज के लिए मशहूर है? राजस्थान किस चीज के लिए मशहूर है? टाई एंड डाई, बांधनी कपड़े के लिए, जेवरात, कीमती पत्थर और नीले चमकदार मिट्टी के बर्तन, मीनाकारी। नो, टाई एंड डाई के लिए मशहूर है, बांधनी कपड़े के लिए मशहूर। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल है, बताइए। इसका सही जवाब राजस्थान किसके लिए मशहूर है, यही होना चाहिए। टाई एंड डाई, बांधनी कपड़े के लिए राजस्थान वैसे मशहूर है, लेकिन साथ में मीनाकारी का काम भी होता है वहां पर। अच्छा, ये यहाँ पर मंदरजा बाला तमाम, ठीक है, डी है ना, ओके। हिंदुस्तानी मौसीकी की इब्तिदाई, मेरे ख्याल में ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये मुझे और कराने चाहिए, अगर इस तरह के सवालात आते हैं तो मैं जल्दी आपकी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये सवालनामा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ सैंपल पेपर है, लेकिन इनमें से कुछ सवालात आ भी सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखती जाइए मैं किन किन पे ऑप्शन पे निशान लगा रही हूं। जी, दरअसल जुमले पढ़ें और सही जवाब पर निशान लगाएं। कर्नाटक मौसीकी की अहम कंपोजिशन और फितरत में अकीदतमंद है, कृति के नाम से मशहूर है। सही है या गलत है? कर्नाटक मौसीकी की अहम कंपोजिशन फितरत में अकीदतमंद है, कृति के नाम से मशहूर है। मेरे ख्याल में ये सही है, दुरुस्त, ठीक। गीता गोविंदा का थीम मीरा की कृष्ण के तई क्या है ये? अच्छा, जयदेवा की गीता गोविंदा का थीम मीरा की कृष्ण के तई अकीदत थी। सही है या गलत है? बिल्कुल ठीक है, सच, ठीक है। जो पूछे सही गलत सही ये सब दी। दरअसल जुमले पढ़ें और सही जवाब पर निशान लगाएं। कुरून वस्ता के दौर में कारखानों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ साथ नौजवानों को फनी और पेशेवराना तरबियत के मराकिज के तौर पर काम किया। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि कुरून वस्ता के दौर में कारखानों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ साथ नौजवानों को तरबियत भी दी जाती थी, उनके मराकिज भी कायम किए गए। बिल्कुल सच है ये बात, सच। रियाजी के मजमून को अकबर ने इब्तिदाई मरहले में लाज़मी करार दिया था। सच है, बिल्कुल सही। किसी जमाने में रियाजी के मजमून को गलत करार नहीं दिया गया,
सबको ये पता था कि रियाजी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। लीलावती मौजू से मुतालिक एक मशहूर किताब थी। जबान वैदिक के बाद के दौर में पढ़ी लिखी आला जातों के साथ साथ हिंदू हुक्मरानों और दरबारियों की जबान भी थी। लीलावती जो थी वो मेरे ख्याल में हिसाब मैथमेटिक्स हिसाब का है। अच्छा ठीक। जबान वैदिक के बाद के दौर में पढ़ी लिखी, कौन सी जबान? संस्कृत जबान। तो ये इस तरीके के मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ध्यान से करने हैं। कहीं सही गलत का निशान लगाना है कहीं, लेकिन बहुत ध्यान रखिए क्वेश्चन उतारने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, सिर्फ जवाब लिखिए। जैसे जवाब 20 उसका ए पार्ट, जवाब 21 उसका बी पार्ट, इस तरह। हिंदुस्तानी मौसीकी की इब्तिदाई रिवायत का पता लगाया जा सकता है किससे? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन सा वेद है जो हमको मौसीकी का पता देता है? सामवेद, ऋग्वेद। पहला जो हमारा इब्तिदाई वेद है वो सामवेद है, सामवेद। तो आपका ये जवाब आएगा ए। आप नोट भी करते चाहिए इसको, ठीक है। अब आते हैं 7वें सवाल पे। 7वां सवाल है आपका, झैल में दिए गए सवालात में से किसी एक का जवाब दें। कलमकारी पेंटिंग से मुख्तलिफ है, मुताल्लिक है राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कलमकारी पेंटिंग, ये है आपका जवाब सी। कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से मुताल्लिक है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट में देखिए, इसका बी पार्ट, अजीम मौसीकार महावेदिया नाथ अय्यार का ताल्लुक कहां से था? हमसादेव, हयातियात, गनीसा देवना, रियाजी, किससे था? क्या है ये? हमसादेव। ओके, इसका जवाब है ए। महेंद्र सूरी फलकियात, अच्छा ये वही है, भाव, मिश्रा, केमिस्ट्री, क्रिस्को। ओके, इसका बी सवाल जाता है। ये कौन सा सवाल नंबर है? क्रिस्कोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ये सवाल नंबर 7 है शायद। क्रिस्कोग्राफ सवाल नंबर 8 का बी हिस्सा है। 8 का बी हिस्सा, क्रिस्कोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? पौधे की 1 सेंटीमीटर की नमू और उसकी हरकत का मिलिनवा हिस्सा, पौधे की 1 मिलीमीटर नमू का मिलिनवा हिस्सा क्या रिकॉर्ड करता है? क्रिस्कोग्राफ ये रिकॉर्ड करता है पौधे की नमू। क्रिस्कोग्राफ पौधे की नमू। नोट करते जाइए। ये आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, सैंपल पेपर, एक बार इसमें से देख भी लीजिएगा आप लोग। ये आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, परेशान नहीं होइएगा, लेकिन यहाँ बहुत ध्यान से निशान लगाते चलिए, नोट करते चलिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपको इसके जवाबात बता रही हूँ, हो सकता है इनमें से कुछ रिपीट भी हो जाए। झैल में दिए गए सवालात में से किसी एक का जवाब दें। नवा सवाल देखिए, नवा सवाल, श्रीनिवासा रामानुज ने किस शोबे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया? रामानुज, याद है रामानुज आप लोगों को, जिसने पूरा मैथमेटिक्स बदल दिया था? रामानुज, रियाजी, ए, इसका जवाब है ए। रामानुज, मैथमेटिक्स से ताल्लुक था रामानुज का, इसने पूरी रियाजी का पूरा सिस्टम बदल दिया था रामानुज ने, ठीक है। अब आते हैं इसी सवाल का, ये नवा सवाल है, नवा का बी हिस्सा। किताब ऑर्डर ऑफ इन्फेंट्स का मुसन्निफ कौन है? ऑर्डर ऑफ इन्फेंट्स, नवे सवाल का बी पार्ट कौन है? सीवी रमन, जीएच हार्डी, जगदीश चंद्र बोस, श्रीनिवास रामानुज। नो, जीवी हार्डी तो है ही नहीं, सीवी रमन होगा जहां तक मुझे। जीएच हार्डी, ऑर्डर ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स क्या दिया? इन्फिनिटी,
ऑर्डर ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, इसका जवाब आपका होगा GHRD, बी, GHRD। ओके, ऑर्डर ऑफ इन्फिनिटी के मुसन्निफ हैं GHRD। ठीक है, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी इसमें। GHRD, ऑर्डर ऑफ इन्फिनिटी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की जानिब। ये 10वां सवाल होना चाहिए, 10वें का ए पार्ट। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी न्यूक्लियर साइंस का बाप किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है न्यूक्लियर साइंस का बाप? होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर APJ कलाम। कोई बच्ची बताएगी मुझे किसको कहा जाता है? बहुत आसान है, क्योंकि ये सीवी रमन का नाम बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है, जगदीश चंद्र बोस नहीं हो सकते, वो अलग तरह के। जी नो, होमी जहांगीर भाभा ये होना चाहिए। हाँ, ये तो मिसाइल मैन कहा जाता था इनको, तो मिसाइल मैन। जगदीश चंद्र बोस जो थे ये समाजी लीडर थे, और सीवी रमन भी, उनका नाम भी जी अलग आता है फिजिक्स में, लेकिन होमी जहांगीर भाभा वो शख्स थे जिनको न्यूक्लियर साइंस का बाबा आदम कहा जाता है। अब इसका बी पार्ट देख लीजिए 10वें सवाल का। 10वां है ना, दिफाई खिदमात के मंसूबों से कौन मुताल्लिक है? दिफाई खिदमात, दिफाई मतलब अपना दिफा करना, अपने आप को बचाना। इसको कहेंगे हम सिक्योरिटी सिस्टम, इसको कहते हैं हम जी सिक्योरिटी सिस्टम कहेंगे, जिसमें हमें जैसे फौज हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है, डिफेंस सर्विसेज जो हमें डिफेंस करती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन इससे मुतालिक है? दिफाई खिदमात से मुतालिक कौन है? पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि। कौन है? अच्छा, दिफाई खिदमात के मंसूबों से कौन मुतालिक है? ओके, होमी जहांगीर बाबा, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन है? कोई बच्ची बता सकती है ये? जगदीश चंद्र बोस। डिफेंस सर्विस, डिफेंस सर्विस में इनमें से किसी का नाम नहीं है। डिफेंस सर्विस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सरे फहरिस्त है। ये सब अलग अलग हैं, कोई फिजिक्स में, कोई केमिस्ट्री में, कोई मैथमेटिक्स में, कोई समाजी लीडर है, लेकिन डिफेंस सर्विसेज में जो नाम आता है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आता है। तो इस तरीके से आपके हैं, तो मैं कितने क्वेश्चन है? 20। हम कहाँ पे आ गए? 10 हो गए। तो हम 10 और करा दें या हम आगे बढ़े? हम और पैटर्न बता दें इनको, ठीक है। जी 11वां सवाल देखिए, चीनी सैयाह ह्योनसांग ने किस यूनिवर्सिटी को आला तालीम और तहकीक के लिए पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के तौर पर दर्ज किया? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। ह्योनसांग, चीनी सैयाह ह्योनसांग जो हिंदुस्तान आया था, उसने कौन सी यूनिवर्सिटी को चुना? उसने सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को चुना। उसके बाद आता है, क्या है, कौन सी? हाँ, चरक संहिता। ये क्या है? चरक संहिता, ये किससे मुताल्लिक है? ओके, तो ये मेरे ख्याल में चरक संहिता तिब है। ए, चरक संहिता तिब से मुताल्लिक है। फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, तारों का इल्म नहीं है, ये सबसे अलग है, तिब का इल्म है ये चरक संहिता। याद रखिएगा, चरक संहिता कौन सा इल्म है? तिब का, मेडिसन का तिब का इल्म है। ठीक है। अब मुगल हुक्मरान अकबर ने मंदरजा झैल में से किसकी सरपरस्ती नहीं की? किसकी सरपरस्ती नहीं की?
कोई बच्चा बताएगा मुझे इनमें से? अबुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल, तेनालीराम, ये कौन सा सवाल है हमारा? 12 सवाल। किसकी नहीं सरपरस्ती की? अबुल फजल की। फैजी भी उनके उसमें थे, है ना, राजा टोडरमल भी थे, तेनालीराम, अच्छा अबुल फजल की, क्योंकि अबुल फजल ने तो अपनी किताब अलग ही लिखी थी ना। ए, इसका जवाब है ए। हाँ, अब हम आते हैं 13वें सवाल पे, है ना। तो अच्छा 13वां सवाल, हु कॉल्ड श्रेष्ठिन्स ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? कौन कहलाता था श्रेष्ठिन्स? श्रेष्ठिन कौन कहता था? सौदागर, सुनार, बढ़ई, किसान? सौदागर। श्रेष्ठिन किसे कहते थे? सौदागर को। अब आ जाइए दिविजास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिविजास? दिविजास का मतलब क्या है? दिविजास का मतलब क्या है? दिविजास का मतलब है तालिब इल्म, 2 बार पैदा हुआ, तालीम, अपनाई, 2 बार दोबारा पैदा होने वाला, 2 बार पैदा हुआ, ट्वाइस बॉर्न, इसमें लिखा हुआ है ये ए, वो बी। फिर है कौन सा सवाल, कहाँ है? 15वां सवाल, एक ज़ौजियत शादी क्या है? ऐसी शादी जिसमें एक शख्स की शादी एक वक्त में सिर्फ एक शख्स से होती है, ऐसी शादी जिसमें एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा शादी कर सकता है, शादी का बंदोबस्त करे ऊपर में से कोई नहीं। एक ज़ौजियत, वन मैरी, मतलब मैरिड टू ओनली 1 पर्सन, एक आदमी की एक आदमी से ही शादी करना, ये इसे एक ज़ौजियत यानी एक शादी करना। तो इसका मतलब है ये होगा एक वक्त में सिर्फ एक शादी, एक शख्स से शादी, दिस वन। 16, कौन सा कबीला हिंदुस्तान के शुमाल मशरकी जोन में वाक़ नहीं है? कौन सा कबीला हिंदुस्तान के, नागा, खासी, गारू, मीना, इनमें से कौन सा कबीला हिंदुस्तान के शुमाल मशरकी जोन में नहीं है? मीना कबीला नहीं है। कौन सा कबीला हिंदुस्तान के जुनूबी इलाके में वाक़या नहीं है? 16 का बी पार्ट होगा ये। 17वां सवाल, इसका जवाब आएगा कार्बी, डी। अब देखिए 18वां सवाल, परजा, कोंडास, बोंडास, भूमिया, गदाबाज, भून्यास और सिकुरास हिंदुस्तान के किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? 18वां सवाल, प्रजा, कोंडास, बोंडास, भूमिया, गदाबाज, भून्यास एंड ये सारे कबाइलों के नाम है, कबीलों के नाम है। ये किस जोन से ताल्लुक रखते हैं? कौन सा जोन आता है इसमें? ये जो जोन आता है इसमें, ये आता है ईस्टर्न जोन, मशरकी जोन, ए। ये सारे कबीले मशरकी जोन से ताल्लुक रखते हैं। वेयर द तिब्बतन किंग नरादेवा इज सेंट हिज मिनिस्टर Thomi Sambal accompanied by 16 outstanding scholars to study under Indian teachers। यानी तिब्बत के बादशाह नारादेव ने अपने वजीर को 16 मुमताज स्कॉलर्स के साथ हिंदुस्तानी असातिज़ा के ज़ेर तालीम कहाँ भेजा? मगध भेजा, विदिशा भेजा, कहाँ भेजा? उस वक्त मगध बहुत ही बड़ा तालीम का मरकज था, तो इन्होंने इसको मगध भेजा। मगध ही होगा, इसका है मगध। 19वां सवाल, 20वां सवाल, दर्ज झैल मुसाफिरों में से कौन अरब से मुताल्लिक नहीं है? अरब से मुताल्लिक कौन नहीं है? सुलेमान, अल मसूदी, इब्ने हुकल, मंदजा बाला में से कोई नहीं। मेरे ख्याल में तो इनमें से कोई भी अरब नहीं है ना, है नहीं, I mean कोई मतलब ऐसा नाम नहीं है जो अरब से मुताल्लिक ना हो। सॉरी, कहने का मतलब है ये भी अरबी है,
अल मसूदी भी, इब्न हक्कल भी, ये सारे क्या नाम है उसके नाम है, ऑप्शन डी, ये सारे अरब मुसाफिर हैं। सुलेमान हिंदुस्तान आए, अल मसूदी आए, इब्न हक्कल आए, ये सब हिंदुस्तान आए हैं। ठीक है, तो ये आपका था सारा इंतखाबी सवालात। अगर आप एक बार ढंग से कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा इस। ठीक है, अब हमारा दर्जल जुमले पढ़े और सही सही निशान लगाएं। किसी में 2 का जवाब देना है, किसी में 3 का जवाब देना है। जैसे राजा राम मोहन राय हिंदुस्तानी माशरे में जात पात के निज़ाम के मुखालिफ नहीं थे, गलत है ये बात, मुखालिफ थे जात पात के निज़ाम के। इसी तरीके से महादेव गोविंद रानडे ने अपनी पूरी जिंदगी परमहंस मंडली के लिए वक्फ कर दी, सही है ये। तो ये आपको किसी में सही गलत लगाना है, किसी में ट्रू मतलब सच कुछ लिखना है, ये आपको यहाँ सवाल देखकर अंदाजा होगा। 41 क्वेश्चन नंबर, ओके। 41 जो सवाल है 41 से 45 सवाल तक का जवाब आपको 40 से 50 अल्फाज में देना है। यानी अब आपके पास कलम है, दिमाग है, आपको खुद लिखना है। अभी तक आप मारूजी सवालात कर रहे थे, सही गलत कर रहे थे, उसमें तुक्का लग गया तो अच्छी बात है ना, तीर तो है ही, फिर तुक्का और तीर में से। तो अभी तक तो आपके हाथ में ये था कि चलिए अब आपको ये है कि आप ये कर सकते हैं कि आप सही जवाब उनके लिख सकते हैं। तो कहाँ है 41वां सवाल, कोई 2 नुकात अच्छा, सकाफत इंसानी जिंदगी के लिए कितनी अहम है? सकाफत की खुसूसियात आप जानते हैं, तहजीब और सकाफत न हो तो इंसान जानवर की तरह है। इसका जवाब आपको इसलिए इस तरह लिखना है। जवाब नंबर 41, जवाब नंबर 41, जवाब नंबर 41, सकाफत इंसानी जिंदगी के लिए कितनी अहम है? आप लिखेंगे इंसानी जिंदगी का सकाफत से बहुत ही चोली दामन का साथ है, क्योंकि अगर हम सकाफत को अपनी इस्तेमाल नहीं करते तो हम बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमने अपनी नस्लों से कुछ भी नहीं सीखा। हमारी सकाफत, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, खुद लिखिए, ये जरूरी नहीं है रटे रटाए जुमले लिखिए, खुद लिखिए। हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन हमें जीने का तरीका सिखाता है। बिल्कुल आप खुद लिखेंगे इसके सकाफत का जवाब। फिर आप देखेंगे या तो आपको ये करना है कितनी अहम है, या आपको ये करना है सकाफत की खुसूसियात क्या क्या है। तो सकाफत की खुसूसियात आप लिख सकती हैं कि सकाफत क्या होती है, तहजीब क्या होती है। हमारे पुरखों से जो हमारा तहजीब, जो तमद्दुन चला आ रहा है, वो हमारी तहजीब है, वो हमारी सकाफत है। उसको हम जब आगे बढ़ाते हैं तो हमारी तहजीब आगे बढ़ती चली जाती है, फैलती चली जाती है, हत्ता कि हम दुनिया भर में अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन फैला सकते हैं। इस तरह आपको इसको करना है। 42वां सवाल है आपका, कुरून वस्ता के हिंदुस्तान में तसव्वुफ के उरूज पर एक नोट लिखिए कि तसव्वुफ का, या कुरून वस्ता के हिंदुस्तान में भक्ति तहरीक के उरूज पर एक नोट लिखिए। या तो भक्ति पे लिखिए, सूफी। देखिए एक बात याद रखिए, भक्ति तहरीक, सूफी तहरीक, राजा राम मोहन राय, जगदीश चंद्र बोस, ये ऐसी चीजें हैं जो जरूर आती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इनका। फिर मैथिला पेंटिंग की बुनियादी खुसूसियात लिखिए, या लोक मौसीकी पर एक मुख्तसर नोट लिखें। ये इनमें चॉइस होती है, जो आपको सही लिखे। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिएगा, छोड़ के कभी कोई क्वेश्चन मत आइएगा। जो आपकी समझ में आए जरूर लिखिएगा, आए बाएं शाए मत लिखिएगा। ये मत लिखिएगा कि हमारी अम्मी बीमार थी, हमने तैयारी नहीं की। ये मत लिखिएगा कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे पास कर दीजिए। ये मत लिखिए, कुछ मत लिखिएगा। एग्जामिनर कुछ नहीं देखता। एग्जामिनर सीधा सीधा वो देखता है कि आपने एफर्ट किया। एफर्ट क्या किया? जैसे मान लीजिए आपको तहजीब और सकाफत नहीं आ रही है ना, लेकिन आप उसमें अगर ये भी लिख देती हैं कि हमने अपनी अम्मी से तहजीब सीखी है, हमने अपने अब्बू से सीखा है कि जिंदगी कैसे गुजारते हैं, ये भी आपको जवाब मतलब आपका एग्जामिनर पढ़ के उसको अंदाजा हो जाएगा कि एटलीस्ट आप तहजीब और सकाफत का मतलब जानती हैं। समझ रही है मेरी बात? वैसे तो ये जवाब सही नहीं है,
कि अम्मी अब्बू बहन भाई दादा दादी नाना नानी की बात करें। लेकिन अगर बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा तो ये मत लिखिए, कुछ भी मत लिखिए उल्टा सीधा। फिल्मों के पता नहीं, लड़के तो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, फिल्मों के गाने तक लिख जाते हैं, लेकिन आप मत कीजिए। आपको जो समझ में आए अपने हिसाब से भी आप उसका जवाब दीजिए। हो सकता है एग्जामिनर को इम्प्रेस कर जाए और वो आपको नंबर दे दे। बस इतनी सी बात है। मिथिला पेंटिंग की खुसूसियात लिखिए या लोक मौसीकी पर। 44वां सवाल है, कुरूने वस्ता के दौरान फलकियात में होने वाली पेशरफ्त का सुराग लगाएं। 45वां सवाल है, कदीम ज़माने में खाना बदोश कौन थे, मुख्तसर लिखिए। फिर जो आपका सवाल आ रहा है वो 150 से 200 अल्फाज का जवाब आपको लिखना है। देखिए अच्छा खासा आपका तकरीबन 1.5 से 1.25 पेज तक का ये जवाब आपको लिखना है। इसमें जदीद हिंदुस्तान में ज़ात पात के निज़ाम के खिलाफ लिखिए या कुरून वस्ता के हिंदुस्तान में फ़ारसी ज़बान के बारे में लिखिए, उसके क्या किरदार था। फिर कुरून वस्ता के हिंदुस्तान में मराठी ज़बान और अदब की तरक्की की वजाहत करें। फिर 48वां सवाल है, परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स पर एक नए क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये याद रखिए। परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में ज़रूर लिखिए, ठीक है। फिर आपका 49वां सवाल है, जदीद हिंदुस्तान में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग निज़ाम तालीम की तरक्की की वजाहत करें। आप भी डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन भी हो सकता है ये, और इसका जवाब बहुत अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मॉडर्न इंडिया में, आज के इंडिया में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का बहुत ज़्यादा चलन है। मैं भी आपको डिस्टेंस लर्निंग से ही पढ़ा रही हूँ। आप किसी और शहर में हैं, किसी और जगह हैं, मैं कहीं और हूँ, ठीक है। फिर 50वां सवाल है, हकीकत के हक में दलील दें कि बैनुल अक़वामी तिजारत ने हिंदुस्तानी सकाफत को बैरून मुल्क पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड है, बैनुल अक़वामी तिजारत है, उसने दूसरी दुनिया तक हमारी तहजीब को, हमारी सकाफत को, हमारी मतलब हमारे यहाँ के हुनर को दूसरी जगह पहुँचाने में बहुत ही मदद की है। तो इस तरीके से आपको ये पेपर अटेंड करना है। पहले मारूजी सवाल आप देखेंगे, इंतखाबी सवालात या मारूजी सवालात, उनके जवाब सवाल मत उतारिएगा, सिर्फ जवाब लिखिएगा। अगर जवाब नहीं आ रहा तो कोई एक न एक ABCD कोई तो लिखिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका, ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह करे खूब अच्छा करें एग्जाम में। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। चलिए अल्लाह हाफिज।